नमस्कार, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश के लिए वो रवाना हुए हैं। दौरे से पहले किए गए एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ साझेदारी को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। इस दौरे में भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे और उनका ये दौरा बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल पूरे होने और वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में भाषण भी देंगे और 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 51 शक्तिपीठों में एक जशोरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ओराकांडी में मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और मथुआ समुदाय से जुड़े मंदिरों में भी जाएंगे। कोशिश ये है कि इस विजिट के दौरान बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप को हम और आगे लेना चाह रहे हैं। अगले 50 इयर्स के सोच में अगले 50 इयर्स में क्या ड्राइवर्स होंगे, आर्थिक कोऑपरेशन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से कैसे हम इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर अपने दौरे की अहमियत बताई। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा, जिस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और अपने बयान में उन्होंने बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के योगदान का भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि वो बांग्लादेश में स्थित प्राचीन जशोरेश्वरी मंदिर में के दर्शन भी करेंगे, जो 51 शक्तिपीठ में एक है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वहां भांडुप इलाके में मौजूद एक मॉल की 3री मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया कि आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर चारों तरफ धुआं भर गया था। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें, कईयों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अस्पताल में एक बार फिर आग भड़क गई, जिसे फायर ब्रिगेड की एक टीम बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी भी अस्पताल के अंदर 6 लोग फंसे हुए हैं। मुंबई के भांडुप इलाके में देर रात तकरीबन 12:30 बजे ड्रीम मॉल में आग लगी थी और आपको बताना चाहेंगे कि इसी ड्रीम मॉल के 3रे मंजिल पर सनराइज अस्पताल है। ये एक कोविड हॉस्पिटल है। वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो जानकारी मिल रही है, वहां पर आग लगी थी। मॉल का जो है तकरीबन 75% मॉल का हिस्सा पूरा जलकर खाक हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सनराइज हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट थे, जिस समय आग लगी थी तो उस समय तकरीबन 80 के आसपास कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा था और आग लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद किसी तरह से जो पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े बड़े लैडर से जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकलने के बाद उन्हें पास के इलाके मुलिंड इलाके के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन है, जो आग बुझाने का काम है, वो अभी भी चल रहा है। मॉल के अंदर अभी भी आग लगी हुई है। जो जानकारी मुंबई पुलिस से मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वो अस्पताल के मरीज से उन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी के मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं। यही वजह है कि
फायर ब्रिगेड के लोग और मुंबई फायर बीएमसी के लोग, मुंबई पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है कि ताकि कोई अंदर फंसा ही नहीं, उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और कुछ लोग फंसे होने की आशंका है, हम उनको निकाल रहे हैं। हमने उनको ट्रेस कर लिया, हम उनको अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, ये थर्ड फ्लोर में जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोग हॉस्पिटल वाले फ्लोर पे हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए हैं? क्या वो मरीज हैं? वो हॉस्पिटल के अंदर है, वो हॉस्पिटल के अंदर थे, इसका मतलब मरीज ही होना चाहिए। अभी हम उनको लोकेट किया है और हम उनको रेस्क्यू कर रहे हैं अभी। सर, कितने लोग रेस्क्यू किया सर आपने? काफी टफ ऑपरेशन था फायर ब्रिगेड के लिए। अभी तक हमने 72 लोगों को रेस्क्यू किया और ये 6 लोग वहाँ पे हमें अभी लोकेट हुए हैं। हम उनको 6 लोगों को 78 लोग हो जाएंगे टोटल। सर, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं? कितने ऑफिसर्स मौजूद हैं? 4 कैटेगरी का फायर हमने दिया है। इसमें 20 फायर इंजन, 16 टैंकर है, 3 ब्रीदिंग एपरेटस वैन है, 3 स्पेशल अप्लायंसेस है, बड़े पैमाने पे एम्बुलेंसेज है। हमारे चीफ फायर ऑफिसर भी साइड पे है यहाँ पे। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर काकानी साहब भी यहाँ पे आए थे। सर, लेकिन सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड के लिए चैलेंज रहता है जब ग्लास पैकेट बिल्डिंग रहती है तो वहाँ पे रेस्क्यू करना, स्मोक काफी ज्यादा अंदर हो जाता है, स्मोक बाहर नहीं निकलता है, तो ये कितना बड़ा टफ है आप लोग के लिए? नहीं, देखिए कि ग्लास फसाड बिल्डिंग में भी कोई वेंटिलेशन के लिए सिस्टम होती है, मगर वो वर्किंग होना चाहिए। अब ये जो इनका मॉल का जो सिस्टम था, ये चल रहा था नहीं चल रहा था, इसका हम इंक्वायरी करेंगे और इसमें से क्या आगे निकल के आता है वो इंक्वायरी के बाद में मालूम पड़ेगा। 6 लोग के फंसे होने के बाद पूरा मतलब ऑफिशियली कोई फिर अंदर फंसा नहीं रहे? नहीं, उसके बाद में भी पूरा सर्च करेंगे। अभी हमारा फायर फाइटिंग भी पूरे तरह जोरों से फायर फाइटिंग चल रहा है। अभी भी बिल्डिंग के अंदर सेंटर में फायर है, काफ़ी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे स्मोक भी है, धुआं भी भरा है। ये सब पूरा हम करने के बाद में पूरा फिर से मॉल को हम लोग इंस्पेक्शन करके हर कोई है कि इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पुलिस को भी बताया गया है कि कोई मिसिंग है क्या, उसके बारे में भी जानकारी लीजिए करके। तो उसमें से अभी तक 2 लोगों की मौत उसमें हुई है और बाकी हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है। पूरे फ्लोर पे धुआं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा कठिनाई आ रही है, लेकिन जितना भी हमने जो फायर ब्रिगेड के फोर्स है उसने अपनी टेक्निकल और पूरा जो उनका किट है उसके माध्यम से वो आग और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू है। अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं है, अभी मैं तहकीकात कर रही हूँ, लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी खबर रखी है और ये चिंताजनक बात है, इसकी तहकीकात में कर रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें किस तरह से आग लगी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें मुंबई के भांडुप इलाके में ये एक मॉल था जिसकी 3री मंजिल पर ये अस्पताल में आग लगी और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और अब भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर है कि अभी 6 लोग फंसे हुए हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बंगाल चुनाव में बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खासतौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? घेरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। हरियाणा के रोहतक में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम में हंगामा कर दिया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया संवाद से समाधान, जिसका मकसद था किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खोलना। लेकिन किसानों को जैसे ही इस बारे में पता चला उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्कूटर जिस पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पोस्टर लगे थे उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। किसानों ने पहले स्कूटर पर लगे पोस्टर फाड़े और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। इन लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर दौड़ते हुए कुछ मोटरसाइकिलों को भी गिरा दिया और भाग गए। ये बवाल यही नहीं रुका, बल्कि किसान उस जगह के बाहर इकट्ठा हो गए जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने वहां खूब नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाले किसान कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के रुख से नाराज दिखे
और इस माहौल में उनके जन्मदिन के कार्यक्रम के आयोजन पर भड़क गए। 300 किसानों की हमारी संघर्ष में शहीद हो गए और ये जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे मंशा ये थी कि किसानों और सरकार के बीच रुके हुए संवाद को फिर से शुरू करने का रास्ता ढूंढा जाए। अमेरिका में अगले 100 दिन में 20 करोड़ कोरोना के टीके लगवाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 100 दिन में 20 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य का ऐलान किया। I hope to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की गोद में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों और सैलानियों के लिए खोल दिया गया। इस गार्डन में इस बार 62 प्रजातियों के 15 लाख फूल और पौधे लगाए गए हैं। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के मौके पर मणिकर्णिका घाट पर बने शमशान पर जुटे काशी विश्वनाथ के भक्तों ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार चिता की राख से होली खेली। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में पुलिस ने वरुण अरोड़ा नाम के एक आदमी को मौत की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी, सास ससुर और साली को थैलियम नाम का जहर देकर उन्हें मारने की साजिश रची। बताया गया कि उसने इस पूरी घटना को इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से प्रेरित होकर अंजाम दिया। इंटरनेट के माध्यम से उसने देखी थी कि सद्दाम हुसैन ने किस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए ये प्लान बनाकर इस तरह से स्लो पॉइजन दिया था। आरोप है कि उसने 31 जनवरी को मछली में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खिलाया था, जिससे उसकी सास और साली की मौत हो गई थी। वो कहता है मैं आप लोगों के लिए फिश बना के ला रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कुक करता हूँ, आप जरूर खाइएगा। बिहार के समस्तीपुर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में आस पड़ोस के 5 मकान जलकर राख हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान के अजमेर में सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदियों को जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेली। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। ये मैच पुणे में खेला जाएगा। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। कंधे की चोट की वजह से वनडे टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर अब आईपीएल से भी बाहर हो गए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कोई और करता हुआ नजर आएगा। टोक्यो ओलंपिक की 121 दिवसीय टॉर्च रिले गुरुवार को शुरू हो गई। रिले की शुरुआत फुकुशिमा से हुई, जो 47 शहरों से होकर गुजरेगी और 23 जुलाई को टोक्यो में उद्घाटन समारोह के साथ समाप्त होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले अमित शाह असम के कामरूप जिले के कमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी मोरीगांव में चुनावी रैली होगी और शाम 5:30 बजे अमित शाह कछार जिले के सिलचर में चुनावी रैली करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे और नड्डा तमिलनाडु में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। इटली के सिसिली में माउंट इतना ज्वालामुखी में सिलसिलेवार धमाकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। खबर है कि उसमें सिर्फ एक रात के अंदर 16 बार धमाके हुए, जिसने वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फुला दिए। और फटने के साथ ही वो बड़े पैमाने पर लावा भी उगलने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते और उससे धधकते लावे के फव्वारे फूटते नजर आए। धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान तक उठता और फिर नीचे गिरता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। लावे की वजह से ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में रात के अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखरी नजर आई। बताया गया कि यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं और गैस 6 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और ये पूरा मंजर काफी दूर से देखा जा सकता था। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला के दफ्तर से टॉप सीक्रेट डेटा कॉपी किए जाने का आरोप है, जिसे गंभीर मानते हुए उन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिल्ली में पानी की सप्लाई को बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि यमुना नदी में 25% तक कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर गिर चुका है और दिल्ली में पानी की कमी हो रही है।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब में भाखड़ा डैम पर मरम्मत का कुछ काम चल रहा है, जिसे गर्मियों के मौसम में करने की जरूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 6 महीने तक संभाल कर रखने का आदेश दिया था। ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की, जिस पर वहां सियासत शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। महबूबा मुफ्ती को समन जारी किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और वो आज यहां पे पहुंची हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे सियासी कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने उन पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी ही स्टेट में इस प्रकार की गतिविधियां करे तो निश्चय ही चिंता का विषय है। गुजरात में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1961 नए मामले सामने आए, जो एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा मामले रहे। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं सूरत में पिछले 24 घंटे में 628 केस सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर पुणे रहा, जहां 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस सामने आए। राजस्थान के सिरोही से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तहसीलदार ने रिश्वत के आरोप में पकड़े जाने के डर से 20 लाख रुपयों की गड्डियों में आग लगा दी। ऐसा उसने तब किया जब उसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उसके घर छापेमारी करने पहुंची। लेकिन उसने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला और फिर उन रुपयों को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि उसे 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मिले थे। ये देखो, ये आग लगा रहा। एसीबी की टीम उसके रसोई घर की खिड़की के बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि वो वहीं चूल्हे पर इन रुपयों में आग लगा रहा था। उसे ऐसा करने से रोकने की कई बार कोशिश की गई। आप ये आदमी हो, लोग रगड़ के ले जाएंगे, रगड़ के। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने रसोई घर की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। वहीं आरोपी तहसीलदार रुपयों में आग लगाने की बात से इनकार करता रहा। चाय बनाओ। करीब 1 घंटे तक ये हंगामा होता रहा। बाद में उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तब तक लाखों के नोट जलकर राख हो चुके थे। तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियां जलाते हुए पाए गए। खबर है कि उसने गिरफ्तारी के डर से खुद को घायल करने की भी कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज 12 घंटे भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए किसानों के बंद की वजह से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने सड़क और रेल यातायात ठप करने का ऐलान किया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों को बंद के दौरान परेशानी से बचाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का दावा किया है। 26 मार्च को किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है और वो बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। जो पीसीआर के पेट्रोलिंग वैन्स, पूरे थानों के मोटरसाइकिल्स, पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स, क्यूआरटी व्हीकल्स और ईआरवी व्हीकल्स, ये पुलिस स्टाफ के साथ ये पेट्रोलिंग करेंगे इलाके में, और ताकि कोई भी हिंसा या कोई भी उपद्रव की घटना ना हो सके। और हमारी पूरी चौकसी बॉर्डर्स पे भी की गई है कि कोई भी उपद्रवी तो दिल्ली के अंदर प्रवेश करके बंद के बहाने किसी प्रकार का उपद्रव ना कर सके। और हमारी पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश यही रहेगी दिल्ली पुलिस की कि इस बंद को लेकर के कोई भी जो स्वाभाविक जो नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े हुई गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि बदमाशों ने बीच सड़क पर ही एक कार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कार की पिछली सीट पर बैठे 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं आगे बैठे 2 लोग इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कार से बाहर निकाला। आप कितने लगी भैया? इन भाई के लगी गोली यार। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक दोनों घायलों की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। जल्दी ले आओ इनको। पुलिस वालों ने बिना वक्त गंवाए उन लोगों को उठाया और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। इस बीच पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। अबाउट 20 राउंड चले बोलते हैं और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी जख्मी हैं। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के निशान उस कार पर साफ नजर आए।
इस गैंगवॉर के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भुप्पी राणा गैंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पथराव हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया। अयोध्या के संत योग गुरु महेश योगी ने 1.5 घंटे के दौरान सरयू में 2778 डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान बना डाला। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भटिंडा से आए एक किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। तमिलनाडु के सीएम ई.के. पलनीस्वामी ने मैलूर में चुनाव प्रचार किया, जिसमें काफी भीड़ उमड़ी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने बॉर्डर के इलाकों में रैंडम कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत कर दी। यूपी के आगरा में एक लड़की ने किसी और जगह शादी करने जा रहे अपने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे बुरी तरह झुलसे लड़के की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इंग्लैंड की वनडे टीम के कप्तान इयॉन मॉर्गल चोटिल होने की वजह से भारत के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों में नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी संभालेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 35,952 कोरोना मामले सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हो गई। बिहार के फारबिसगंज में सामान से लदे एक ट्रक में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। असम के पलासबाड़ी में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर राहुल को निशाने पर लेते हुए उनके नाम के अक्षरों का मतलब बताया। उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। RAHUL राहुल, आर से रिजेक्टेड। जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है 2014 में, 2019 में। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है। देश में कभी कोई बड़ी समस्या आई और कभी कुछ बोलना हुआ तो पता चला राहुल देश से विदेश भाग गए। कहां जाते ये भी पता नहीं चलता। एच से होपलेस, किसी को उम्मीद ही नहीं कि कुछ करेंगे, पार्टी को भी नहीं। G23 ग्रुप ही अलग हो गया। न जनता को उम्मीद है न पार्टी को होप है। और यू से यूजलेस, किसी काम के नहीं है। समुद्र में गोता लगाते लगाते मछली मंत्रालय की बात करने लगते हैं, जो 3 साल पहले ही बन चुका है। और एल से लायर, रोज झूठ बोलते हैं, चुनाव जब आता जाते झूठ बोले आते हैं। अब ऐसे राहुल ना तो कांग्रेस की नाव के पतवार बन सकते हैं, ना जनता के विकास की कश्ती खे सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने के बाद कई राज्यों ने उनसे निपटने के लिए कोरोना जांच तेज कर दी। नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीजों का पता महाराष्ट्र में चला। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल ट्रेनों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच तेज करने का फैसला किया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में मुंबई की नगर पालिका BMC के कर्मचारी और कई स्वास्थ्य कर्मी लोगों का कोरोना टेस्ट करते नजर आए। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने के बाद भी कई लोग अपना टेस्ट करवाने से बचते दिखे। पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है कि सामने आइए, टेस्ट कराइए, पर लोग टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह राजस्थान ने भी कोरोना से निपटने के लिए जांच तेज कर दी। जयपुर से सामने आई तस्वीरों में रेलवे स्टेशन के बाहर एक काउंटर पर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया जो बिना कोरोना रिपोर्ट के वहां पहुंचे। राजस्थान में आज से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इस जांच में उन लोगों को छूट दी गई जो राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर से जयपुर पहुंचे। लेकिन दूसरे राज्यों से आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाने दिया गया। केंद्र सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के कई राज्यों से करीब 10,000 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 771 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए। इसका मतलब यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग रूप पाए गए हैं, जो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन कोरोना वेरिएंट में यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत में पाया गया नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी शामिल है।
बताया गया कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो सैंपल लिए गए थे उनमें 15 से 20% सैंपल में डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया। हालांकि ये नए वेरिएंट कितने घातक हैं इस पर अभी रिसर्च चल रही है। So this is the double mutant which has been observed in 206 samples in Maharashtra and then in a varied number in Delhi also 9 samples and so on. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद होने वाली मौतों के पीछे वैक्सीन के वजह नहीं होने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद जिन 79 लोगों की मौत हुई है उसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। AEFI स्वास्थ्य मंत्रालय की वो कमेटी है जो टीका लगवाने के बाद होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी जुटाती है और उसकी रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को इन मौतों के लिए जिम्मेदार बताया गया है जिनका संबंध पुरानी बीमारियों से था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी होने के करीब 16,000 केस सामने आए हैं, लेकिन इनमें 99% से ज्यादा मामलों में लोगों को बुखार, हाथ में सूजन और दर्द जैसे मामूली लक्षण ही थे, जबकि सिर्फ 273 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई। फिल्म द बिग बुल का गाना जारी कर दिया गया। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का पहला गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 90 के दशक में शेयर मार्केट में हुए बड़े घोटाले पर बनाई गई है। फिल्म द बिग बुल अगले महीने 8 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। मुझ में मैं नहीं, तुझ में तू नहीं, दिल की सुन आवाज़ा, इश्क नमाज़ा, मैं टपड़िया, इश्क नमाज़ा। राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। राहुल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें करुणा और स्नेह की भावना नहीं है। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल को अपने परिवार को संभालने की नसीहत दे डाली। पहले अपने परिवार की चिंता करें, संघ परिवार को छोड़ दें। गुजरात सरकार ने अब विमान से आने वाले लोगों के लिए भी कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया। ये नियम महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर लागू होगा। अब तक सड़क के रास्ते आने वालों पर ही ये नियम था। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इस खत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील की। राजस्थान सरकार ने कोरोना फैलने से रोकने के लिए राज्य में सभी धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों से लेकर बाजार में होली और शबे बारात के आयोजन पर 28 और 29 मार्च 2 दिन रोक लगा दी है। इसके बावजूद लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान में धार्मिक स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जमकर होली खेली जा रही है। भरतपुर में जमकर होली खेली गई। इस दौरान किसी ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। भगवान कृष्ण की भूमि ब्रिज 84 के मंदिरों में भी फूलों से होली खेली गई। जमकर फूल और गुलाल बरसाए गए। बाढ़ का कहर झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बारिश के कम होने और कई इलाकों में पानी सूखने के बाद साफ सफाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के ऊपर से खतरे के काले बादल अब भी हटे नहीं, क्योंकि बाढ़ के पानी में उठती तेज लहरें कभी भी काल साबित हो सकती हैं। अब भी राज्य के सिडनी जैसे शहर में सैकड़ों मकान इतनी बुरी तरह जलमग्न हैं कि तस्वीरों में उनकी सिर्फ छत ही पानी के ऊपर नजर आई। इस वजह से कई लोगों को मजबूरी में वहीं पनाह लेनी पड़ी। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी बहते हुए अपने साथ कूड़ा करकट और गंदे मलबे का ढेर भी ले आया है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स के पोर्ट मैक्वारी नाम के एक छोटे शहर में हालात बेहतर नजर आए। वहां बाढ़ का पानी सूखा हुआ दिखा, हालांकि गाढ़े कीचड़ ने लोगों की शामत ला दी। मकानों के बाहर तो गंदगी थी ही, उनके अंदर भी बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से सारा सामान कीचड़ में सन गया और सड़क किनारे सड़ता नजर आया। इस वजह से जगह जगह लोग कीचड़ साफ करने में जुट गए। कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी उनका साथ देते दिखे। सेना के जवान तक इस काम में हाथ बटाते नजर आए। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। योगी कैबिनेट की बैठक में कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जनवरी 2020 में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पटना में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा और आगजनी शुरू कर दी। आरोप है कि मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने सड़क जाम कर दी। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ था, गुस्साई भीड़ ने उसे भी आग के हवाले कर दिया।
घटना की सूचना पर दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और बीच सड़क पर जल रहे ट्रक को बुझाने का काम शुरू किया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस का पूरा अमला भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस वाले गुस्साई भीड़ को शांत कराने में जुट गए। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है और भीड़ ने फिर आग लगा दी है ट्रक में। हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीती रात बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी और उनके समर्थकों पर पथराव हो गया। पथराव का आरोप तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची और पथराव करने वालों को खदेड़कर हालात को काबू में किया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी बीच करीब सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे करीब आधा दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता चोटिल हो गए। एक बाइक भी को नुकसान हुआ है और बीजेपी ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी और वहीं पुलिस ने भी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अमित सरकार की हत्या के विरोध में जुलूस निकाला और हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने शहर के कई इलाकों में जुलूस निकाला। बीजेपी ने बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल होने का दावा किया और चुनाव प्रचार के दौरान दिनहाटा में कुछ दिन पहले बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का शव फंदे से लटका मिला था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस की कार्रवाई से भड़के हजारों प्रदर्शनकारी एक सड़क को घेरकर धरने पर बैठ गए। वहां 4 दिन पहले एक रैली को खत्म कराने के लिए पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन पुलिस की उस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनमें महिलाएं और बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग शामिल रहे, जो हाथों में पोस्टर और पैम्फलेट पकड़कर जोर शोर से नारे लगाते दिखे। प्रदर्शनकारियों के हुजूम की वजह से सड़क पर मेला जैसा लग गया। हर तरफ बस लोग ही लोग। उन्होंने संगीत की धुन पर एक साथ 3 फिंगर सैल्यूट भी किया, जिसे अक्सर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी अपने आंदोलनों में इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कर दिया कि पुलिस उनकी आवाज दबाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। खुले आसमान के नीचे सुबह सवेरे शुरू हुआ यह प्रदर्शन दिन ढलने तक चलता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। लोगों ने रैली के दौरान गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की भी मांग की। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के कई राज्यों में सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सीमा पर सड़क बनाने वाला संगठन BRO देश के कई राज्यों में 272 सड़कों को बनाने में जुटा है और सर्दियों के मौसम में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़कें बनाने का काम काफी तेजी से किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 64, जम्मू कश्मीर में 61 तो लद्दाख में 43 रास्तों को बनाने का काम जारी है और इसी तरह उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में करीब 90 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी ऐसे 20 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। खबर है कि ज्यादातर ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो पूरे साल इस्तेमाल में लाए जा सके। इन सड़कों के बन जाने से सेना अपने भारी भरकम साजो सामान के साथ आसानी से और कम समय में सीमा पर पहुंच सकेगी। परमवीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने अपने तबादले को चुनौती दी। साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने होली के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी गई। साथ ही इस बार होली पर पानी और रंगों का कम इस्तेमाल करने को कहा गया। कोस्ट गार्ड ने लक्षद्वीप के पास समंदर में 3 नावों से 300 किलो हेरोइन बरामद की। ये तीनों नाव श्रीलंका के मछुआरों की थीं, जिनमें ड्रग्स के अलावा हथियार भी थे। कोस्ट गार्ड ने इन 3 नावों से 19 लोगों को पकड़ा है। सूरत में एक आदमी ने अपने 2 साल के बेटे के लिए चांद पर जमीन खरीदने का दावा किया। दिल्ली के INA मेट्रो पुलिस स्टेशन में तैनात सीमा नाम की एक हेड कांस्टेबल ने राजधानी के अलग अलग जिलों से लापता हुए 63 बच्चों को बीते 3 महीनों में ढूंढ निकाला और उन्हें उनके परिवार से मिलवाने का काम किया।
बच्चों को मिलवाया है। पेरेंट्स भी बहुत हमारा बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली मेट्रो यूनिट के डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 3 महीने पहले ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत कहां से की गई थी, जिससे इस हेड कांस्टेबल को भी प्रेरणा मिली। बीच में मेट्रो बंद थी तो उतना ज्यादा वर्कलोड हमारे पर नहीं था, तो हमने एक इनिशिएटिव के रूप में इस काम को शुरू किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दलित मां बेटी का शव मिलने के बाद सियासत गर्मा गई। वहां एक महिला और उसकी शादीशुदा बेटी के शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटके मिले थे, जिसके बाद परिवार वालों ने इलाके के ही एक आदमी पर इसका आरोप लगाया। जिस युवक पर दुष्प्रेरणा का आरोप लगाया जा रहा था, उसे भी शीघ्र हिरासत में लेके उससे पूछताछ प्रचलित है। लेकिन घटना के सामने आते ही विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया। जवाब में सरकार ने भी विपक्ष पर पलटवार किया और ऐसे मामलों में सियासत न करने की अपील की। बहुत ही शर्मनाक वारदातें हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को इसको राजनीतिक आईने से नहीं देखना चाहिए। बंगाल में पिछले साल आए अम्फन तूफान के पीड़ितों के लिए केंद्र की ओर से भेजी गई आर्थिक मदद पर जबानी जंग छिड़ गई। वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने राहत राशि हड़प ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया, जिसका ममता बनर्जी ने बिना देर किए जवाब दिया। আমার রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা দিয়ে বলছে ওটা আমরা দিয়ে গেলাম, 1 পয়সা দেয়নি, বাড়ির জন্য দেয়নি। उत्तर प्रदेश के अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने कई अवैध गुमटियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। आरोप है कि कुछ लोग सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से गुमटियां बनाकर कारोबार कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने की जहमत नहीं उठाई। फिर क्या था, प्रशासन की एक टीम खुदाई करने वाली एक मशीन के साथ वहां पहुंची और फिर एक एक कर अवैध गुमटियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ नाम के एक आतंकी संगठन ने ली। आतंकियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल भी हो गए, जिसके बाद उस इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया। हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल के कई जवान वहां पहुंचे और तलाशी अभियान में जुट गए। अब आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस यहां पे लगी हुई है, जो अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस साइड से ये मिलिटेंट भाग गए हों। आतंकियों की गोलीबारी के बाद खून के धब्बे भी सड़क पर देखे गए। एक मोबाइल पेट्रोल चल रहा था जिसपे अंधाधुंध फायर किया। इस हमले के बाद उस इलाके का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को ढूंढ निकालने में कोई कसर छोड़ी हो। बिहार की राजधानी पटना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस लाइन में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। पहले तो पुलिस वालों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग से कई सिलेंडरों में धमाके होने लगे तब उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सिलेंडरों में हुए धमाके की वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया। आनन फानन में आग लगने की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। बिना देर किए फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप से पानी की बौछार करने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। सिलेंडर फटने से आग लगा है। ये कहाँ ये आग लगी है सर? ये पुलिस लाइन में, पटना पुलिस लाइन में। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। यही नहीं, आग लगने की वजह से पूरा आसमान लाल दिखने लगा था। डर ये लगने लगा कहीं आग आसपास के दूसरे मोहल्लों में ना फैल जाए। हालांकि उससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार में मौजूद एक रोहिंग्या शरणार्थी कैंप के आग में तबाह होने के बाद उसे दोबारा बसाने का काम शुरू हो गया। कॉक्सेस बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, जहां 3 दिन पहले इस कैंप में इतनी भयानक आग लगी थी कि 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 550 से ज्यादा जख्मी हो गए। जिसके बाद रोहिंग्या शरणार्थियों की हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हो गई, क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी जान बचाकर म्यांमार से भागे, लेकिन बांग्लादेश में शरण लेने के बाद भी मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आग में उनका सब कुछ लुट गया।
सिर से किराए की छत भी छिन गई तो लोग अपनी बदकिस्मती के आगे बेबस नजर आए। राख पर भी उनकी नजरें इस उम्मीद में दौड़ती दिखीं कि शायद कुछ बचा कुचा सामान ही उनके हाथ लग जाए। बताया गया कि 3 दिन पहले लगी आग में कैंप में रहने वाले करीब 45,000 लोग बेघर हो गए, जिसके बाद वहां ही उनके लिए नए टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। शरणार्थियों को जल्द से जल्द एक महफूज पनाहगाह देने के लिए उनके साथ राहत एजेंसियों के वॉलंटियर्स भी तेजी से हाथ चलाते दिखे। कहीं बांस की बल्लियों से तो कहीं प्लास्टिक के डंडों से टेंट खड़े किए गए। रोहिंग्या समुदाय के लोगों की तकलीफ जानने के लिए बांग्लादेश के गृह मंत्री भी उनके कैंप में पहुंचे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट निकिता की हत्या में शामिल 2 आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे चुकी है और आज इन दोनों की सजा पर बहस होनी है। कोर्ट आज दोनों दोषियों को सजा भी सुना सकती है। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। इस मामले में तौसीफ और रेहान को हत्या, अगवा करने और आपराधिक साजिश रचने जैसी धाराओं में दोषी ठहराया था। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु की दक्षिण मदुरई सीट से चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार तुलाम सर्वनन ने अपने घोषणा पत्र में अजीबोगरीब वादे किए। News18.com की रिपोर्ट है कि तुलाम सर्वनन ने वादा किया कि वो चुनाव में जीतने के बाद हर परिवार को एक आईफोन, कार और मुफ्त में हेलीकॉप्टर देंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र में हर एक परिवार को बोट, रोबोट और 3 मंजिला मकान खड़ा करके देने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नौजवानों को 1 करोड़ रुपए और चांद की सैर कराने तक का वादा कर दिया, जबकि उन्होंने ब्याज पर पैसे उधार लेकर नामांकन दाखिल किया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार तुलाम सर्वनन ने साफ किया कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो हवाई वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं वो उन राजनीतिक दलों पर कटाक्ष हैं जो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते। शरद पवार अगले महीने बंगाल में टीएमसी का प्रचार करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। वो 1 से 3 अप्रैल तक वहां टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। हालांकि पहले कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनसे बंगाल न जाने की गुजारिश की थी, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पवार साहब क्या है, वो बड़े नेता है, उनके बारे में नहीं बोल सकते। गुजरात का क्या हुआ था, गुजरात के इलेक्शन में, वो भी उन्हें याद करना चाहिए। गुजरात सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाने का फैसला लिया। अब सभी सरकारी कर्मचारी कोरोना योद्धा माने जाएंगे और उन पर वैक्सीन लगाने वाला उम्र का नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले ये टीका जरूरी सेवाओं में काम करने वाले और 20 गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को ही लगाया जा रहा था। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ में शामिल सब इंस्पेक्टर प्रियंका को गोली लग गई। हालांकि एक गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में फंसी, जिससे वो बाल बाल बच गई। इसी दौरान बाकी पुलिस वालों ने मुठभेड़ में घायल हुए दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। अब सब इंस्पेक्टर प्रियंका की इस बहादुरी की काफी तारीफ हो रही है। गुजरात के दृष्टिहीन छात्र दर्पण ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली। बताया गया कि दर्पण पहले ऐसे दृष्टिहीन इंसान हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किए बिना ये परीक्षा पास की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी डिग्री नॉर्मल लोगों के लिए भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये अचीव होना, तो ये खुशी की बात थी। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से नई पाबंदियों के बाद रेस्टोरेंट सूने हो गए। शिवराज सरकार ने राजधानी भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, खरगोन और रतलाम जिलों में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक लगा दी है। लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 1700 से ज्यादा केस बीते 24 घंटे में आए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट से खाना घर ले जाने या घर पर मंगवाने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद रेस्टोरेंट मालिक इस फैसले से मायूस दिखे। टोटलिटी में देखें तो नेचुरली काफी कम है। राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद 2 बदमाश पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक कर्मचारी कुर्सी पर बैठा नजर आया, जबकि उसके ठीक पीछे मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश पैसों से भरा बैग छीनने की ताक में खड़ा दिखाई दिया। तभी वहां एक बाइक आकर रुकी, जिस पर सवार बदमाश ने भी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर मास्क पहन रखा था।
उसके वहां पहुंचते ही पहले से खड़ा बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीनने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा बदमाश भी बैग छीनने में अपने साथी की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। कर्मचारी ने विरोध किया तो दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और किसी तरह पैसों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के दमोह से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बस स्टैंड पर भीषण आग लग गई। आग कैसे भड़की ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आधी रात होने की वजह से वहां कई बसें खड़ी थी, जिनमें कुछ एक एक कर आग की चपेट में आती चली गईं। कुछ ही देर में ये मंजर इतना खौफनाक हो गया कि बस स्टैंड में एक सिरे से खड़ी 7 बसों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने के बाद वो बसें कम और लोहे के ढांचे जैसी ज्यादा दिखने लगी। देखा कि बस के पीछे लगी है आग, फिर हमने ड्यूटी वाले को बताया। बसों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। करीब 1.5 घंटा उन्हें इस भीषण आग को बुझाने में लगा। 7 बसें जिन पर आग की सूचना थी और सभी पर जो है वो काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक इन बसों में लगी इस आग को बुझाया गया, तब तक 7 बसें राख हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव के कुछ लोगों ने मिलकर 2 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि ये दोनों लड़के पिछले कई दिनों से गांव की लड़कियों का पीछा कर रहे थे, जिन्हें गांव के लोगों ने पकड़ लिया। पहले तो दोनों लड़कों के मुंह काले किए गए और फिर उनकी जमकर पिटाई की गई। मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई लोग मिलकर एक लड़के पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो लोग उस लड़के को जान से ही मार डालेंगे। इस बीच जमीन पर गिरा वो लड़का गांव वालों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते दिखे। बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों लड़कों की पिटाई की गई। मारपीट की वजह से उनके कपड़े भी फट गए। हालांकि बाद में गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कई फीट ऊंचे पुल पर फंसे एक घायल मजदूर को फायर ब्रिगेड की टीम हैरत अंगेज तरीके से जमीन पर लेकर आई। बताया गया कि पुल पर काम करते वक्त वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे एक मैकेनिकल लिफ्ट से जमीन पर उतारा गया। चोट लगने के बाद वो मजदूर खड़ा नहीं हो पा रहा था और इसीलिए फायर ब्रिगेड ने ये तरकीब निकाली। दमकल कर्मियों और मजदूरों ने पूरे एहतियात के साथ उसे लिफ्ट में लिटाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आए। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने का काम किया है और भारत के अंदर ऐसी ताकत है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही मुकेश अंबानी ने भारत के उद्यमियों की तारीफ की और उन्हें पूरी दुनिया में सबसे कम दाम में सबसे अच्छी क्वालिटी मुहैया करवाने के काबिल बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि भारत के उद्यमियों में कामयाब होने की सारी खूबियां हैं और उनके अंदर कामयाब होने की ललक भी है। इसके अलावा उन्होंने देश के उद्यमियों को ये सलाह भी दी कि उन्हें सीमित संसाधनों में दृढ़ निश्चय के साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा। As I look at the India of today and tomorrow, I see a tsunami of opportunities for entrepreneurs. There are 2 reasons for my confidence. Firstly, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been advocating a greater role for private sector in India's future development. Secondly, we now have the revolutionary power of new technologies to transform our economy. कोर्ट से कंगना रनौत को राहत मिल गई। मुंबई में अंधेरी की अदालत ने कंगना रनौत को जमानत दे दी। कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस किया था। इसी मामले में जब कंगना अदालत में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। मुंबई के नगर निगम BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने साफ किया कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। बहुत जगह में नाइट कर्फ्यू लगा, बहुत जगह में 1 महीने का लॉकडाउन लगा है, लेकिन मुंबई में अभी तक हम ये नहीं सोच रहे, लेकिन सोचने को मजबूर मत करो। साइना नेहवाल ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने फ्रांस की बैडमिंटन खिलाड़ी को 18-21, 21-15 और 21-10 से हराया। साइना के अलावा ईरा शर्मा ने भी इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
असम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके नाम की नई परिभाषा गढ़ दी। मेरे दिमाग में राहुल की एक नई परिभाषा आती है। आर से रिजेक्टेड, ए से एब्सेंट माइंड, एस से होपलेस और यू से यूजलेस और एल से लायर। इस हमले का जवाब कांग्रेस की ओर से राधिका खेड़ा ने देते हुए अपने ट्वीट में शिवराज के नाम की नई परिभाषा बता डाली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां टीका लगवाने आए कई लोगों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। आज से पहले देश वैक्सीन मांगता था, आज देश दुनिया को देने वाला, वैक्सीन देने वाला देश बना है और लीडर बना है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए एम्स के बाहर ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हेल्प डेस्क भी लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चाय की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह सिलेंडर का लीक होना बताया गया, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी दुकान आग की भीषण लपटों में घिर गई। लेकिन आसपास रहने वाले लोग तब खौफ से भर गए जब दुकान में रखे सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कुछ लोग दुकान में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ लोग दूर से इस घटना का वीडियो बनाते रहे। तभी दुकान में रखे सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। सिलेंडर में धमाके की वजह से पूरा आसमान जैसे लाल पड़ गया, दूर तक चिंगारी उड़ती हुई दिखाई दी। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बरेली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक सांड ने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया। बताया गया कि ये सांड अब तक इलाके के कई लोगों को अपने हमले से घायल कर चुका है और इस बार ये बुजुर्ग उसका शिकार बना। जैसे ही उसने सांड के सामने से गुजरने की कोशिश की, उसने उस पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले से वो कई फीट ऊपर हवा में उछल गया और तेजी से जमीन पर आकर गिरा। नीचे गिरते ही वो बुजुर्ग बेसुध हो गया, जिसके बाद एक आदमी सांड को डंडे से मारकर भगाने लगा, जिस पर सांड उस आदमी की तरफ भी हमला करने के लिए दौड़ा। इस बीच जमीन पर गिरे बुजुर्ग को वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने तुरंत पीछे खींच लिया। इसके बाद बाकी लोग भी सांड को भगाने के लिए चिल्लाने लगे। काफी देर तक सड़क पर आतंक मचाने के बाद सांड वहां से भाग गया। वहीं जमीन पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को लोग होश में लाने की कोशिश करते दिखे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। आप भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों आखिरकार हटाया गया? ऐसा ही समझिए। मुंबई पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में देर रात विले पार्ले इलाके में मौजूद एक पब में छापा मारा। जिस वक्त पब में छापा मारा गया, उस वक्त वहां 230 लोग मौजूद थे, जिन्होंने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कर रहे थे। इसके अलावा ये पब तय समय से ज्यादा देर तक खुला हुआ था। आपको बता दें, छापेमारी के बाद पुलिस ने पब में मौजूद 230 लोगों के खिलाफ महामारी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने धुआंधार रैलियां की। वहां 27 मार्च को 30 सीटों पर वोटिंग होगी। और इससे पहले प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पहली बार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बांकुड़ा में एक रोड शो किया। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही वहां उतरा, लोगों ने उसे घेर लिया। उनके बीच उन्हें देखने के लिए ऐसी होड़ लगी मानो वो उनकी एक झलक के लिए दीवाने हो गए। जिसके बाद मिथुन एक खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे। उनका काफिला बैंड बाजे और जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ आगे बढ़ा। मिथुन जब बीजेपी में आए थे तो टीएमसी ने उन पर तंज कसा था कि अब उनका पहले जैसा क्रेज नहीं रहा। उनका ये रोड शो उसी का जवाब माना जा रहा है। गरीबों को हक दिलाना और इज्जत से हक दिलाना, ये जो लोग दे रहे हो ना, इनको हक दिलाना मुझे बस। वहीं अमित शाह ने भी धुआंधार प्रचार जारी रखते हुए एक दिन में कई रैलियां की। वो सबसे पहले पुरुलिया पहुंचे, जहां मौजूद भीड़ के सामने उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमला किया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाओगे, दिल्ली को हटाओगे, गुंडों से डरना मत, गुंडे चुनाव के दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे, दिखाई।
इसके अलावा पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल के चुनावी दंगल में उतरे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की हॉट सीट कहे जा रहे नंदीग्राम में हुंकार भरी। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान होगा। गुजरात के सूरत में बीजेपी के एक नेता की बेटी की शादी में कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हुई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि इस वीडियो में साफ दिखा कि शादी के जश्न में डूबे लोगों का कोरोना नियमों का ध्यान ही नहीं दिया गया। इस शादी में जुटे लोग घेरा बनाकर डांस करते रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ डांडिया भी खेला। महिलाओं के स्थायी कमीशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना को आदेश दिया कि वो गलत नियमों को सुधारे। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि भारतीय सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के आदेश का ठीक से पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुषों के लिए बनाई और सेना ने गलत नियम बनाकर महिला अफसरों को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो 1 महीने के अंदर अपनी गलती सुधारे। सेना में स्थायी कमीशन का मतलब यह है कि कोई अफसर रिटायरमेंट की उम्र तक काम कर सकता है और इसके बाद वो पेंशन का भी हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 फरवरी 2020 को दिए गए अपने फैसले में उन सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को कहा था जो शॉर्ट सर्विस कमीशन पर काम कर रही। लेकिन सेना में कई महिला अधिकारियों को मेडिकल फिटनेस के आधार पर स्थायी कमीशन नहीं दिया गया, जिसे कोर्ट ने गलत ठहराया और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर 2010 में पहला फैसला दिया था, लेकिन 284 में सिर्फ 161 महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया। माना जा रहा है कि अदालत के आदेश के बाद करीब 150 महिला अधिकारियों को फायदा होगा। कोरोना होने के बावजूद बैठक में शामिल होने पर इमरान खान घिर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक और विवाद में घिर गए। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद इमरान खान ने एक बैठक की। बंद कमरे में हुई इस बैठक में कुछ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। कोरोना होने के बाद भी इस तरह बैठक करने पर वहां कई लोगों ने इमरान खान पर सवाल उठाए। मनु भाकर, राही सरनोबत और चिंकी यादव की टीम ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। इस 25 मीटर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में भारत ने पोलैंड को हराया। एनसीबी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। बताया गया कि ये फैक्ट्री अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की थी, जिसे उसके करीबी चला रहे थे। अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन मामले में बीती रात एनसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स की फैक्ट्री को बस्ट किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद मशहूर ट्यूलिप गार्डन करीब 1 साल बाद पर्यटकों के लिए दोबारा खुल गया। इस बार वहां 64 लाख से ज्यादा किस्मों के ट्यूलिप लगाए गए। आप देख सकते हैं ट्यूलिप लगे हुए हैं, करीब 15 लाख ट्यूलिप इस बार लगाए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद कई पर्यटक वहां पहुंचे। उनके चेहरे भी उन्हीं फूलों की तरह खिले खिले दिखे। फील हो रहे हैं ये देखने को लिए। बिहार के आरा में एलजेपी के एक नेता को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उन्हें नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। गर्दन में गोली फंसी हुई थी, तो गोली मैंने निकाल दी है, पल्स स्टेबल है। इस घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने बाइक से आकर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। वहां वो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा होगा। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे पर खुशी जताई, साथ ही बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को याद किया। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अब रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में भी कोरोना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसकी रोकथाम के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने होली पर नियम सख्त कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है और इसके अलावा होली के दिन शहर के सभी पार्क और तालाब भी लोगों के लिए बंद रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में होली नहीं मनाने को लेकर बीजेपी नेता, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। हाथों में पैम्फलेट लेकर ये लोग इस साल होली नहीं मनाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना काल में सार्वजनिक होली मनाने पर सरकार ने वैसे ही पाबंदी लगा दी है। ऐसे में लोगों को समझाने निकले लोगों को भरोसा है कि उनकी ये अपील काम करेगी। बिहार के मधुबनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चोरी के एक आरोपी को भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि वो एक आदमी के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि कुछ लोग उसे भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। आरोपी की जमकर पिटाई की गई। मारपीट में उसके कपड़े तक फट गए। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। मनसुख हिरेन हत्याकांड में घिरे सचिन वाजे को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 3 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस बीच सचिन वाजे से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक कार नजर आई। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही कार सचिन वाजे की है, जो एक रेड लाइट सिग्नल पर रुकी नजर आई। ये दावा भी किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मनसुख हिरेन उस कार में आकर बैठा और फिर दोनों उसी गाड़ी में आगे निकल गए। ये सीसीटीवी वीडियो 17 फरवरी का है और इस गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुकी है। रूस ने ब्रिटेन की एक निजी कंपनी OneWeb के 36 उपग्रह कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिए। OneWeb ब्रिटेन की एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने के लिए काम कर रही है और इसी के लिए उसने 36 उपग्रहों की खेप को रूस की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। इसके लिए रूस के सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसने पूर्वी रूस के एक लॉन्च पैड से उड़ान भरी। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इन उपग्रहों को मिलाकर OneWeb के 146 ऐसे उपग्रहों को उनकी कक्षा में भेजा जा चुका है। हालांकि OneWeb ऐसे 672 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगी, जिसके लिए उसने रूस के साथ समझौता किया है। एक बहुमंजिला इमारत जितना बड़ा पानी का एक जहाज मिस्र की स्वेज नहर पर ऐसा फंसा कि पिछले 2 दिन से वहां भयानक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। हालात ये हैं कि कम से कम 150 जहाज पानी के इस अहम रास्ते के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1300 फीट लंबे जहाज ने संकरी सी स्वेज नहर पर ऐसा कब्जा किया हुआ है कि सामने कुछ भी नजर आना ही बंद हो गया है। नहर से ली गई तस्वीरों में आगे दिखा तो सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम विशाल जहाज। वहीं आसमान से ली गई तस्वीरों में तो जहाज नहर के एक तट से दूसरे तट के बीच बुरी तरह फंसा हुआ नजर आया। 2 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाला ये मालवाहक जहाज इतना भारी है कि इसे नहर से हटाने के लिए मजबूत इंजन वाली 8 नावें जमीन आसमान एक कर रही हैं। लेकिन जहाज है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक खुदाई करने वाली मशीन भी मंगाई गई है ताकि नहर का किनारा खोदकर उसमें अड़े जहाज के कोने को निकाला जा सके। लेकिन तस्वीरों में ये कोशिश भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई। जहाज के फंसने से स्वेज नहर ऐसी ब्लॉक हो गई है कि उसके पास बसे एक शहर से सामने आई तस्वीरों में कई जहाज नहर खुलने के इंतजार में लंगर डाले नजर आए। वहीं बंदरगाह के पास सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। बताया गया कि 2 दिन पहले ये जहाज माल लेकर चीन से नीदरलैंड जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जोरदार हवाएं चलने लगी और वो नहर के तट से जा टकराया। तभी से ये जहाज वहीं फंसा हुआ है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वहां भांडुप इलाके में मौजूद एक मॉल की 3री मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया कि आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुआं भर गया था। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कईयों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर यह आग अस्पताल में भड़क गई, जिसे फायर ब्रिगेड की एक टीम बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी भी अस्पताल के अंदर 6 लोग फंसे हुए हैं। मुंबई के भांडुप इलाके में देर रात तकरीबन 12:30 बजे ड्रीम मॉल में आग लगी थी और आपको बताना चाहेंगे कि इसी ड्रीम मॉल के 3रे मंजिल पर सनराइज अस्पताल है। ये एक कोविड हॉस्पिटल है। वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो जानकारी मिल रही है, वहां पर आग लगी थी। मॉल का जो है तकरीबन 75% मॉल का हिस्सा पूरा जलकर खाक हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सनराइज हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट थे, जिस समय आग लगी थी तो उस समय तकरीबन 80 के आसपास कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा था और आग लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद किसी तरह से जो पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े बड़े लैडर से जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और
कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकलने के बाद उन्हें पास के इलाके मुलिंड इलाके के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन है, जो आग बुझाने का काम है, वो अभी भी चल रहा है। मॉल के अंदर अभी भी आग लगी हुई है। जो जानकारी मुंबई पुलिस से मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वो अस्पताल के मरीज से उन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी के मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड के लोग और मुंबई फायर बीएमसी के लोग और मुंबई पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है कि ताकि कोई अंदर फंसा ही नहीं, उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और कुछ लोग फंसे होने की आशंका है, हम उनको निकाल रहे हैं। हमने उनको ट्रेस कर लिया, हम उनको अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, ये 3rd फ्लोर में जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोग हॉस्पिटल वाले फ्लोर पे हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए हैं? क्या वो मरीज हैं? वो हॉस्पिटल के अंदर है, वो हॉस्पिटल के अंदर थे, इसका मतलब मरीज ही होना चाहिए। अभी हम उनको लोकेट किया है और हम उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी सर, कितने लोग रेस्क्यू किया सर आपने? काफी टफ ऑपरेशन था फायर ब्रिगेड के लिए। अभी तक हमने 72 लोगों को रेस्क्यू किया और ये 6 लोग वहाँ पे हमें अभी लोकेट हुए हैं। हम उनको 6 लोगों को 78 लोग हो जाएंगे टोटल। सर, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं? कितने ऑफिसर्स मौजूद हैं? 4 कैटेगरी का फायर हमने दिया है। इसमें 20 फायर इंजन, 16 टैंकर है, 3 ब्रीडिंग एपरेटस वैन है, 3 स्पेशल अप्लायंसेस है, बड़े पैमाने पे एम्बुलेंसेज है। हमारे चीफ फायर ऑफिसर भी साइड पे है यहाँ पे। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर काकानी साहब भी यहाँ पे आए थे। सर, लेकिन सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड के लिए चैलेंज रहता है जब ग्लास पैकेट बिल्डिंग रहती है तो वहाँ पे रेस्क्यू करना, स्मोक काफी ज्यादा अंदर हो जाता है, स्मोक बाहर नहीं निकलता है, तो ये कितना बड़ा टफ है आप लोग के लिए? नहीं, देखिए कि ग्लास फसाड बिल्डिंग में भी कोई वेंटिलेशन के लिए सिस्टम होती है, मगर वो वर्किंग होना चाहिए। अब ये जो इनका मॉल का जो सिस्टम था, ये चल रहा था नहीं चल रहा था, इसका हम इंक्वायरी करेंगे और इसमें से क्या आगे निकल के आता है वो इंक्वायरी के बाद में मालूम पड़ेगा। 6 लोग के फंसे होने के बाद पूरा मतलब ऑफिशियली कोई फिर अंदर फंसा नहीं रहे? नहीं, उसके बाद में भी पूरा सर्च करेंगे। अभी हमारा फायर फाइटिंग भी पूरे तरह जोरों से पूरा फायर फाइटिंग चल रहा है। अभी भी बिल्डिंग के अंदर सेंटर में फायर है, काफ़ी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे स्मोक भी है, धुआं भी भरा है। ये सब पूरा हम करने बाद में पूरा फिर से मॉल को हम लोग इंस्पेक्शन करके हर कोई है कि इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पुलिस को भी बताया गया है कि कोई मिसिंग है क्या, उसके बारे में भी जानकारी लीजिए करके। तो उसमें से अभी तक 2 लोगों की मौत उसमें हुई है और बाकी हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है। पूरे फ्लोर पे धुआं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा कठिनाई आ रही है। लेकिन जितना भी हमने जो फायर ब्रिगेड के फोर्स है उसने अपनी टेक्निकल और पूरा जो उनका किट है उसके माध्यम से वो आग और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू है। यंग जीनियस यानी वो बच्चे जो उम्र के मोहताज नहीं हैं, जिनमें दम है, हुनर है, कुछ अलग कर गुजरने का अनोखा जज्बा है। इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके, चाहे दिमागी कमाल हो, पढ़ाई हो, खेल हो या आविष्कार या फिर नृत्य, संगीत और समाज सुधार। ऐसे 21 बच्चों का सफर हमने जनवरी से अब तक आपको दिखाया। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, बायजूस यंग जीनियस का, वो शो जिसमें इन बच्चों के अनदेखे पहलू, अनुभव और करिश्मे दिखेंगे। आ रही है यंग जीनियस की ये ब्रिगेड एक साथ 27 मार्च शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये बच्चे नहीं, कमाल हैं। हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi,
हस्तो ई मान श्योनाथ ओम जोंग टेल ब्राह्मणी वैतरणी ऋषिकुल्या नागावली वंशधारा बिलवाखाई क्वाखाई काथोजोड़ी लुन्ना चित्रात्पला बिरुपा बाघुआ बहुड़ा। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू 27 मार्च को शाम 7 बजे जरूर देखें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 इंडिया पर।